नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना झा। क्या खेमका पर खट्टर सरकार मेहरबान है या फिर पूर्व कांग्रेस सरकार के राज में जो हुआ वो वाकई गलत है? ये सवाल अहम है और आज इसी की पड़ताल हम करेंगे। तो खट्टर सरकार ने आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को जारी की गई उस चार्जशीट को ड्रॉप कर दिया है जो पिछली हुड्डा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जारी की थी। दरअसल अशोक खेमका ने ही सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच हुए लैंड डील मामले का खुलासा किया था, जिसे अब खट्टर सरकार ने उस चार्जशीट को ड्रॉप कर दिया है। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए अशोक खेमका की, तो उनका भी ट्वीट सामने आया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें इस फैसले की कोई जानकारी नहीं है। उन्हें भी जानकारी जो मिली है वो मीडिया के थ्रू ही मिली है। अब इससे क्या कुछ समझा जाए, इसी की पड़ताल हम कर रहे हैं। दी गई चार्जशीट के जवाब के लिए बुलाया गया था। खेमका ने चार्जशीट का जवाब फरवरी में ही दे दिया था। इसके बाद सीएम खट्टर को ही चार्जशीट पर फैसला लेना था। सूबे में सरकार बदलने के बाद खेमका को पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाया गया। कुछ दिन बाद ही उन्हें फिर से आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। वाड्रा डीएलएफ लैंड डील उजागर करने के कारण पिछली सरकार ने 11 अक्टूबर 2012 को खेमका का ट्रांसफर किया था। अगले दिन 12 अक्टूबर को खेमका ने लाइसेंस की कालाबाजारी मानते हुए जांच के आदेश दिए। इसी दिन उन्होंने अपने ट्रांसफर के खिलाफ जांच की मांग भी की थी। इसके 3 दिन बाद 15 अक्टूबर 2012 को खेमका ने डीएलएफ का म्यूटेशन रद्द कर दिया। इसी दिन उन्हें पुरानी पोस्ट का चार्ज छोड़ना पड़ा। खेमका पर पिछली कांग्रेस सरकार ने 3 आईएएस की जांच कमेटी बनाई थी। कमेटी ने वाड्रा डीएलएफ लैंड डील को क्लीन चिट दे दी थी। इसी आधार पर पूर्व हुड्डा सरकार ने 4 दिसंबर 2013 को अशोक खेमका को चार्जशीट कर दिया था। इस मामले में खूब सियासत भी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को लेकर चुनावों के दौरान खूब सियासत हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिए बिना जमकर वार किए। लोकसभा चुनाव से लेकर हरियाणा की चुनावी रैलियों तक में वाड्रा जमीन सौदा छाया रहा। मोदी समेत बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को खूब घेरा। आखिर ये पूरा मामला क्या था? किस तरीके से यहाँ अशोक खेमका पर चार्जशीट दायर की गई हुड्डा सरकार के कार्यकाल में? और आज की खबर हम आपको बता दें, जो खट्टर सरकार ने चार्जशीट को ड्रॉप कर दिया है। अब इसे क्या कुछ समझा जाए? खट्टर सरकार क्या अशोक खेमका पर मेहरबान है या फिर जो अशोक खेमका ने किया वो वाकई सही था? ये समझने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार प्रदेश में आई तभी ये साफ कर दिया था कि जो इतने सालों से, इतने लंबे समय से जो मामला उलझता हुआ आ रहा है उसे जरूर सुलझाया जाएगा, उस पर जरूर काम किया जाएगा, उस पर जरूर एक अहम फैसला जो है वो लिया जाएगा। और एक अहम फैसला इसे माना जा सकता है, जो आज हम बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि अशोक खेमका की जो चार्जशीट है उसे खट्टर सरकार ने ड्रॉप कर दिया है। तो सूत्रों के मुताबिक खेमका ने पिछले महीने ही सीएम खट्टर से मुलाकात की थी और खेमका को हुड्डा सरकार की ओर से दी गई चार्जशीट के जवाब के लिए बुलाया गया था। खेमका ने चार्जशीट का जवाब फरवरी में ही दे दिया था और इसके बाद सीएम खट्टर को ही चार्जशीट पर फैसला लेना था। सूबे में सरकार बदलने के बाद खेमका को पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लगाया, फिर कुछ दिन बाद ही उन्हें फिर से आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। तो यहाँ किस तरीके से पूरा मामला सामने आया वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। तो वही पूरे मामले पर अशोक खेमका ने ट्वीट कर कहा है कि उन्हें चार्जशीट पर सरकार के किसी फैसले की ऑफिशियल जानकारी
नहीं दी गई है। चलिए, बीजेपी से बीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। बीरेंद्र जी, किस तरीके से देखा जाए, खट्टर सरकार ने अशोक खेमका की जो चार्जशीट है उसे ड्रॉप कर दिया है, लेकिन यहाँ पर अशोक खेमका ने ये भी ट्वीट किया है कि उन्हें कोई ऑफिशियल जानकारी जो है वो नहीं मिली है, मीडिया के थ्रू ही उन्हें ये जानकारी मिली है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार ने जो भी निर्णय किया है वो निश्चित रूप से जो कानून की ड्यू प्रक्रिया है, जो प्रावधान है, नियम है, उनके अंतर्गत उसको एग्जामिन करके ही निर्णय लिया है। और रही बात अशोक खेमका जी को उसकी आधिकारिक जानकारी मिलने की, तो एक प्रक्रिया है, उसके तहत उनको सूचना पहुंच जाएगी। मीडिया थोड़ा तीव्र चलता है, फास्ट चलता है, सबसे तेज के मूड में रहता है, तो मीडिया के माध्यम से उन तक जानकारी पहुंच गई, फाइल भी पहुंच जाएगी, सूचना भी पहुंच ही जाएगी, ऐसा मानकर चलना चाहिए। बिल्कुल बीरेंद्र जी, क्या कुछ माना जाए, क्योंकि माना ये जा रहा है कि क्या अशोक खेमका पर सरकार मेहरबान है या फिर यहाँ पर जो अशोक खेमका ने काम किया वो सही है, क्योंकि बीजेपी ने भी, आपकी भी पार्टी ने बहुत यहाँ पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी, और जब बीजेपी प्रदेश में जब सरकार बनी बीजेपी की, तो साफ कर दिया गया था कि जो इतने लंबे समय से ये पूरा मामला उलझता हुआ आ रहा है उसे सुलझाया जरूर जाएगा, और कहीं ना कहीं आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। देखिए, हम जब प्रतिपक्ष में थे तब भी हम ये कहते थे कि अशोक खेमका के साथ, क्योंकि उन्होंने वाड्रा का मामला छेड़ा था और उन्होंने उस समय की सरकार का जो मक्का मदीना था, उस समय की सरकार का जो काशी काबा था, 10 जनपद, उसके दामाद के कुकृत्यों की तरफ इंगित करने का साहस किया था, तो उस समय के राज को, उस समय के सत्ताधीशों को वो बात हजम नहीं हुई थी, तो कहीं ना कहीं वेंडेटा के साथ उन्होंने कुछ काम किया था। हमने भी आकर केवल आंख मूंद कर उसको विड्रॉ नहीं किया। सरकार ने पूरी तरह से उसको एग्जामिन किया, तथ्यों के आधार पर ही सरकार ने निर्णय लिया है। उन्होंने हो सकता है भावावेश में निर्णय लिया हो, मैं ये मानता हूँ इस सरकार ने सोच विचार कर तथ्यों की पड़ताल करके ये निर्णय लिया है। तो बीरेंद्र जी, क्या कुछ माना जाए, जो अशोक खेमका कह रहे हैं कि अभी ऑफिशियल उन्हें जानकारी नहीं मिली है, सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो कब तक उन तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि मीडिया के थ्रू ही उन्हें ये जानकारी मिल रही है। मैं फिर दोहराऊंगा, उनके पास जानकारी पहुंचना और तुरंत जानना और बिजली की गति से जाना ये कतई आवश्यक नहीं है, सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। उन तक जानकारी हो सकता है अब तक पहुंच भी गई हो आधिकारिक रूप से, या फिर पहुंच जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सरकार ने कोई निर्णय ले लिया, ये महत्वपूर्ण है। जानकारी उन तक जाएगी ही निश्चित रूप से, क्योंकि वो पार्टी है, अपेक्षित पार्टी है। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए बीरेंद्र जी हमारे साथ। तो लगातार ग्राफिकली भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और किस तरीके से इस पर सियासत भी इतने लंबे समय से होती हुई नजर आ रही थी। आपको बता दें कि यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक खेमका ने पिछले महीने ही सीएम खट्टर से मुलाकात की थी। दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ इनेलो से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दलबीर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी। दलबीर जी, किस तरीके से आप देखते हैं खट्टर सरकार के इस फैसले को, जो सामने आया है अशोक खेमका की चार्जशीट जो है उसे ड्रॉप कर दी गई है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? मैडम, प्रतिक्रिया ये है, अशोक खेमका जी ने इसके लिए उनसे मिलना पड़ा सीएम साहब से, बड़ी माड़ी बात है। तो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा कहती खेमका जी भले इंसान है, अच्छा काम कर रहे हैं, इनको उसी के पद पर लगाओ जहाँ इन्होंने पर्दाफाश किया था कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहां से हटा दिया। तो ये खामी तो भारतीय जनता पार्टी में। अब रही आरोपों की बात, आरोप तो वो हैं सही तरह से अगर इसको हम देखें, आरोप में वो पाक साफ हम तो पहले कह रहे थे, आज को नई बात नहीं करे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रॉबर्ट वाड्रा के केस में हाथ डालने की वजह से इनको बेवजह प्रताड़ित किया था। वो कसर नहीं छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं छोड़ी। मूल विभाग में उनको लाने की बात हमने उस टाइम भी की थी। भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर शोर से चुनाव से पहले कह रही थी, बड़े ईमानदार आदमी हैं, हम उसी सीट पर लगाएंगे जहाँ से इनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हटाया है, जहाँ इन पर आरोप लगे हैं। अच्छा होता इनको भी वहीं इसी सीट पर बैठाते। मैं इनमें कासनी जी का भी नाम लेना चाहूंगा। कासनी जी को भी उन्होंने जहाँ आरोप लगाए थे उन्होंने कांग्रेस की सरकार पे, और
भाषण को बदल दिया। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे हैं। हाँ, अशोक खेमका जी पर जो आरोप कांग्रेस ने लगाए थे, हाँ। वो पर्दाफाश हो गया, उठ गया, साफ सुथरा। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी कांग्रेस से जुड़े हैं हमारे साथ। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ, धन्यवाद जी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, क्या कुछ कहेंगे आप? यहाँ पर खट्टर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहाँ अशोक खेमका की जो चार्जशीट है उसे ड्रॉप कर दिया गया। किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, वो सरकार की मर्जी होती है, वो जो चाहे कर सकते हैं। हाँ। यही अशोक खेमका था जिनको अपमानित करके इनको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से इनको दूसरे डिपार्टमेंट में लाया गया, जहां हमने लगाया था। और हमने जो बात की थी, हमारी बात को इन्होंने सच मान लिया। जो हमने फैसले लिए थे, हमारे फैसलों पे मोहर लगा दी। लेकिन अब सरकार की मर्जी है, सरकार चाहे तो खेमका को पद्मश्री भी दे सकती है अगर तेरा चाहे तो। लेकिन अपमानित करके अगर उनको कुछ दे रहे हैं, मैं उसको गलत समझता हूँ। यानी कि यहाँ पर जिस तरीके से हुड्डा सरकार के कार्यकाल में चार्जशीट दायर की गई थी कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, और आरोप लगाए गए थे अशोक खेमका पर, अब यहाँ खट्टर सरकार ने उसे ड्रॉप कर दिया। तो क्या कुछ इसे कांग्रेस की हार मानी जाए? देखिए, हार जीत कुछ नहीं होती इसमें। ये हमने उस समय के हिसाब से हमने फैसले लिए थे। और ये सरकार जो अशोक खेमका को महा ईमानदार कहती थी, आज उसको अपमानित करके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हटाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि एक आदमी को अपमानित करके और बाद में उसको लड्डू खिला दो, वो बात है। और मैं नहीं समझता हमारी इसमें कोई हार है, किसी की जीत है। ये गवर्नमेंटों के अपने फैसले होते हैं। हाँ। जो गवर्नमेंट चाहे फैसला कर सकती है। हाँ। अब उनके आंसू पूछने का काम किया इन्होंने। हाँ। पहले अपमानित कर दिया, अब उसके आंसू पूछ रहे हैं। हाँ। यानी कि आप लोगों को अब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सरकार ने ऐसा कुछ फैसला लिया है तो? देखिए, हम तो अभी जींद में धरने में बैठे हैं धान की कीमतों को लेके सरकार के खिलाफ। यहाँ हजारों की संख्या में लोग सरकार के खिलाफ लामबंद हुए हुए हैं और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार हर मोर्चे पे विफल है। हाँ। अब ये छोटे मोटे फैसले करके ये सरकार अपनी इज्जत बचाना चाह रही है। चलिए, इज्जत बचाना चाह रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वादा किया था कहीं ना कहीं वो पूरा करने के लिए यहाँ पर इज्जत बचाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अमित नेहरा जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। अमित जी, आप किस तरीके से इसे देखते हैं? क्योंकि अलग अलग पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे वो अलग अलग बातें कह रहे हैं। इनेलो की बात की जाए तो इनेलो कह रही है कि बीजेपी का जो दोहरा चेहरा है वो सामने आ रहा है, कांग्रेस अलग बात कर रही है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने जो सभी चर्चाएं सुनी, सभी के वक्तव्य सुने, तो मुझे कृष्णमूर्ति हुड्डा का जो वक्तव्य है वो सच्चाई के काफी करीब दिखा। उन्होंने माना है कि ये सरकार की मर्जी होती है, वो जिसको चाहें जो चाहें कर सकते हैं। तो देखिए, पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने जो चाहा जैसे चाहा किया। अब खट्टर सरकार ने जो चाहा जैसे चाहा किया है। अब मेरा मतलब समझे, चार्जशीट किया है तो वो उन्होंने चाहा था, चार्जशीट हटाई है तो खट्टर सरकार ने हटाई है। लेकिन देखिए, इसमें ओवरऑल क्या है कि माना कि अशोक खेमका एक निहायत ईमानदार ऑफिसर हैं और चर्चे भी रहे हैं ईमानदारी के। लेकिन ये जो पर्टिकुलर खास तौर पे ये जो प्रकरण है, इसमें थोड़ा सा मैं घालमेल मानता हूं कि अशोक खेमका की तरफ से भी हुआ था। उसकी वजह ये थी कि 11 अक्टूबर 2012 को सरकार ने इनका ट्रांसफर कर दिया महानिदेशक चकबंदी के पद से। रात को 10 बजे ऑर्डर जारी हुए। ये तारीख है 11 अक्टूबर 2012 की। और जब ट्रांसफर हो जाता है तो उसके बाद ये माना जाता है कि अधिकारी अपने पद पे नहीं रहा, वो चला ही जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अगले दिन 12 अक्टूबर को रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ का जो लैंड जो थी योजना, उसको कैंसिल कर दिया म्यूटेशन को। और चीफ सेक्रेटरी को भी इन्होंने एक ज्ञापन दिया उसी दिन कि मेरी जो ट्रांसफर है वो रद्द की जाए। और इसके बाद 3 दिन के बाद यानी 15 अक्टूबर को इन्होंने म्यूटेशन बिल्कुल रद्द कर दिया। उस दिन तो इन्होंने ज्ञापन दिया था और रॉबर्ट वाड्रा में 12 अक्टूबर 2012 को डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा की जो लैंड
की जो डील थी उसमें उन्होंने बयान दिया था कि इसमें कालाबाजारी हुई है और गड़बड़ हुई है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये चकबंदी के महानिदेशक के पद पे थे 11 अक्टूबर 2012 तक, और ट्रांसफर के बाद ही इन्होंने कार्रवाई क्यों की? इससे पहले इनके पास टाइम था, सुर्खियों में था, ये महानिदेशक थे, इनके संज्ञान में था, यानी कहीं ना कहीं तो गड़बड़ अशोक खेमका के, कहीं गड़बड़ तो है, वो जरूर नजर आ रही है। अमित जी, आप आगे भी चर्चा बढ़ाएंगे और तमाम पार्टी के जो प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, लेकिन खास खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। आए सुमने मंजू ना स्कूल में भेजे सके। हाँ बेबे आए, पर तू इसका खर्चा क्यों उठावेगी? ये तो इसका बाबू भी कोनी दुनिया में। आए बाबू तो को ना, पर हरियाणा सरकार का सहयोग दस है। सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ मुहिम है, हमारी मंजू ने पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम? जी हाँ, सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए है। इस मुहिम के तहत सरकार बेटियों को पढ़ाने में सहायता करती है। हरियाणा सरकार ने बेटियों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए भी अनेक योजनाएं शुरू की हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी, सुकन्या समृद्धि खाता योजना और बेटी बचाओ, आशा प्रोत्साहन जैसी बहुत सी योजनाएं बेटियों को आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। आप भी इन योजनाओं का लाभ उठाएं और बेटियों को खूब पढ़ाएं। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। गांव से शहर, शहर से राज्य के तार जुड़ गए, यानी गांव से सीधे व्यापार जुड़ गए। अब विकास शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के साधन बेशुमार जुड़ गए। 3401 किलोमीटर सड़क की मरम्मत पर 1242 करोड़ रुपए खर्च किए। सड़क व्यवस्था सुधार के लिए 1560 करोड़ रुपए की स्वीकृति। 4 लेन सड़कों को 6 लेन करने के लिए वर्ष 2016 का लक्ष्य निर्धारित। 6 टोल नाके हटाए गए। बदरपुर मुजेसर मेट्रो रेल सेवा शुरू। मथुरा, पलवल, रोहतक, भिवानी और अंबाला बाईपास की 1074 करोड़ रुपए की 3 रेल परियोजनाएं। हिसार हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास। बरसों बाद कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे का कार्य पुनः प्रगति पर। सूचना जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर और लगातार हम बात कर रहे हैं कि अशोक खेमका को लेकर जो यहां पर खट्टर सरकार ने फैसला लिया है, क्या इसे ये समझा जाए कि खट्टर सरकार अशोक खेमका पर मेहरबान है या फिर अशोक खेमका ने जो किया वो सही था? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। और हमारे साथ स्टूडियो में बने हैं राजनीतिक विश्लेषक अमित नेहरा जी।
अमित जी, आपके पास आना चाहूंगी। बात हम कर रहे हैं अशोक खेमका को लेकर, जहां चार्जशीट जो है उसे ड्रॉप कर दिया। हालांकि अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने जब सरकार बनी थी प्रदेश में बीजेपी की, तो तभी ये साफ कर दिया था कि जो इतने लंबे समय से जो मसला चल रहा है, जो मामला चल रहा है, उसे जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। और कुछ ऐसा ही काम यहाँ सरकार करती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से देखते हैं आप सरकार के इस कदम को? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार पिंड छुड़ाना चाहती है अशोक खेमका से अपना। हालांकि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लगाए गए थे अशोक खेमका, लेकिन वहां भी इनकी अपने मंत्री से नहीं बनी, रामविलास शर्मा से। वो मसला था, थोड़ा सा मैं इतर जाऊंगा। जो बड़े ट्रॉले होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उनके एक स्पेसिफिकेशन होती है जिसके आधार पे पासिंग होती है गाड़ियों की। तो वो ज्यादा बड़े हैं हरियाणा में। तो अशोक खेमका ने कहा था कि ये हटाने ही होंगे या इनको कटवाना ही होगा इनकी बॉडी को। तो उसको लेके एक लॉबी विशेष से इनकी ठन गई थी। तो सरकार को फिर बीच बचाव की भूमिका में आने पर इनको हटाना पड़ा और इनको आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट दिया गया। हालांकि देखिए, एक पत्रकार होने के नाते मैं कहता हूँ कि पोस्ट कोई अच्छी, बुरी या प्रभावशाली नहीं होती। ना हमें चर्चा करनी चाहिए। अगर एफिशिएंट आदमी है तो वहां भी वो काम दिखाएगा। आर्कियोलॉजिकल और म्यूजियम में भी काम है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम है। लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है कि नंबर 2 का अगर हम सोचें, आप मेरी बात समझ रहे हैं, एक इशारा विशेष, तो उन पोस्टों के लिए कुछ पोस्टें महत्वपूर्ण मानी गई हैं हर डिपार्टमेंट पे। तो ये बात ये थी कि इनकी सेवाएं हरियाणा सरकार ने केंद्र को सौंप दी थी, डेपुटेशन पे भेज दिए गए थे। लेकिन डेपुटेशन पे जाने के लिए क्या होता है कि विजिलेंस की क्लियरेंस लेनी जरूरी होती है ऑफिसर को। और इनकी विजिलेंस क्लियरेंस इस चार्जशीट के कारण अटकी पड़ी थी। इसके कारण वहां पे एक सेंटर में भी इनको काम नहीं मिल रहा था। तो सरकार ने एक तरह से इनके आरोप हटा दिए हैं। दूसरी बात, हम दोबारा आते हैं उस लैंड डील पे, जो इनकी म्यूटेशन, जिन्होंने जिसके आधार पे म्यूटेशन रद्द की थी अशोक खेमका ने। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि अशोक खेमका ने जो म्यूटेशन रद्द की थी, वाड्रा और डीएलएफ की जो लैंड डील थी, उसमें म्यूटेशन जो रद्द की थी वो ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर गए थे। इन्होंने ठीक नहीं किया था। देखिए, आरोप कुछ और थे वाड्रा और डीएलएफ लैंड स्कैम में, लेकिन वो जो मुद्दा था जिसके आधार पे इन्होंने किया वो गलत था। उसमें इन्होंने टिप्पणी की थी, नोटिंग की थी कि जो म्यूटेशन है वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने नहीं की है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो स्वीकृत है अधिकारी, उसने ये जो म्यूटेशन की है ये गलत की है। तो बताएं, इसमें डीएलएफ कहाँ है या वाड्रा कहाँ है? मैंने अपनी लैंड की म्यूटेशन करवानी है तो मैं सरकार में कागजात जमा कराऊंगा। तो ये सरकार के अधिकारी की ड्यूटी है या सरकार की ड्यूटी है कि वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से करवाती है या नहीं करवाती। एक तरह से शक की जो सुई है वो डिपार्टमेंट की तरफ जाती है, कंसोलिडेशन की तरफ। तो इसमें क्या है कि इन्होंने उल्टा ही कर दिया। बजाय अपने अधिकारियों पे, भाई जो सक्षम अधिकारी था उसने ये म्यूटेशन क्यों नहीं की, क्यों दूसरे अधिकारी ने म्यूटेशन की, उसकी बजाय इन्होंने लैंड डील को ही रद्द कर दिया। वो एक गलत फैसला था। हालांकि इसमें फंसते अगर सरकार अच्छी तरह इसकी जांच कराती। मेरा ना तो सरकार से कोई लेना देना है ना अशोक खेमका से, लेकिन जो तथ्य हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इन्होंने जो किया था वो ठीक नहीं था। हालांकि ईमानदारी अपनी जगह है, लेकिन हद से ज्यादा ईमानदारी हो जाती है तो काम रुकने लग जाते हैं लोगों के। आप ईमानदारी के नाम को लेके लोगों के काम नहीं रोक सकते, उनके काम तो करने होंगे। हालांकि एक मामला आज ही उछला है, आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटके चलते हैं। आपने संजीव चतुर्वेदी का नाम सुना होगा, आईएफएस हैं, ये एम्स के मुख्य सतर्कता अधिकारी रहे हैं। और ये कैट में गए हैं एम्स के खिलाफ क्योंकि इनको काम नहीं दिया गया इनकी ईमानदारी के चलते। तो इन्होंने 21 सितंबर को एम्स को 14,22,000 रुपए का दान दिया था। ये राशि इनको मैगसेसे अवार्ड में मिली थी और इन्होंने ये कहा था कि मैं ये राशि एम्स को दे रहा हूँ, इसको आप जो कैंसर से पीड़ित हैं मरीज, उन पे लगाएं। तो एम्स ने इनकी दान राशि लेने से इनकार कर दिया। देखिए, एक गलत फैसला है एम्स का, एक ईमानदार अधिकारी के लिए इस तरह का, क्योंकि एम्स बराबर लोगों से इस तरह की दान
राशियां स्वीकृत करता आया है। जी। तो इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए। हाँ। तो वापस सब्जेक्ट पे आते जी, हैं, बिल्कुल। अशोक खेमका पे। हाँ। देखिए, इन्होंने आरटीआई लगाई, हाँ। जो इन्होंने कागजात सौंपे थे, तो उसमें पता चला कि इन्होंने जो नोटिंग की थी वो पेज ही गायब हो गए। बड़ी आश्चर्यजनक बात है। तो उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे हरियाणा सरकार के, पीके गुप्ता, जी। तो पीके गुप्ता के आगे इन्होंने शिकायत की कि कम से कम मुझे मेरे वो नोट दीजिए वाड्रा डीएलएफ लैंड के। तो उन्होंने भी एक कमेटी का गठन कर दिया था कि जो इन कागजात को जो खोए गए हैं या जानबूझ के खुर्द-बुर्द कर दिए गए हैं, उनको खोजेगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज तक वो कागजात दोबारा नहीं मिले हैं। तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए कि जो ईमानदारी से जो लैंड डील हुई है वाड्रा और डीएलएफ पे, ईमानदारी से इसकी जांच कराए, ना कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होके, क्योंकि किसी पार्टी विशेष के अध्यक्ष का दामाद होना कोई बुरी बात नहीं है। उन पे कहाँ गड़बड़ हुई है ये जरूर सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अशोक खेमका को लेकर जो यहाँ खट्टर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, अब देखना होगा किस तरीके से देखने के लिए मिलता है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। हालांकि अशोक खेमका का अभी ट्विटर के जरिए यही कहना है कि अभी तक उन्हें कोई जानकारी जो है, ऑफिशियल जानकारी, वो अभी तक नहीं मिली है। देखना होगा कब तक उन्हें जानकारी मिलती है और किस तरीके से ये कदम देखा जाता है। तो इसी के साथ खास खबर में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं सुर्खियों।